हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 13 में, जो कि आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग का ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर हो सकता है ना? क्योंकि आज हम करने वाले हैं इसमें एच बॉन्डिंग और डाइपोल बेस्ड फोर्स जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर बोल रहा हूं। इसके बाद एक लेक्चर और, जो कि कोशिश रहेगी लाइव की, है ना? एनसीईआरटी की लाइंस हम पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ आपको रिकॉर्डेड में कुछ ऐसे टॉपिक्स, जो मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो नहीं आते हैं जनरली, बट वो आपको चाहिए तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा। एंड देन लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलने वाली है। तो ठीक है, ये वाला आज का लेक्चर भी रिकॉर्डेड ही है। एच बॉन्डिंग करेंगे, डाइपोल बेस्ड फोर्स करेंगे। बेसिकली ये दोनों ही वीक फोर्सेस हैं, है ना? उससे पहले होमवर्क देखो। होमवर्क आपने, ये पूरे पूरे होमवर्क मैंने नहीं लिखे हुए हैं, ये वाला तो आपने कर लिया होगा, ये तो मैं आपके भरोसे ही छोड़ रहा हूँ। इसके आंसर्स तो मैंने नहीं लिखे हैं। कॉन्फ़िगरेशंस हैं, चेक कर लेना बेटा। कॉन्फ़िगरेशंस के लिए तो क्या ही देखोगे, बाकी के आंसर्स मैं लेकर आया हूँ, चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। O2 पेरा, O2 माइनस पेरा, O2 2 माइनस डाया पेरा, है ना? डाया डाया, पेरा डाया, पेरा एंड डाया, ये भी आप क्रॉस चेक कर लेना। फिर इसको भी क्रॉस चेक कर लेना। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशंस लिखना आता है तो ये वाले क्वेश्चंस मजाक है, आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। O2 प्लस O2 माइनस, नंबर ऑफ ABMO इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑब्वियसली O2 माइनस में ज्यादा होंगे, तो बराबर नहीं हो सकते, फॉल्स हो गया। O2 प्लस O2 माइनस, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली दोनों में एक एक होंगे, ट्रू, ये भी सही है। N2 और O2 में, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है O2 में और वो ABMO में ही है, तो ये ट्रू हो गया। N2 प्लस O2 प्लस, दोनों में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ट्रू हो गया। Ne2 में 20 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, ट्रू हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होता है। जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी उसकी ही ज्यादा होगी नंबर, तो ये भी फॉल्स हो गया। O2 का एक सिग्मा एक पाई, ट्रू है। O2 प्लस में क्या होगा, एक एंटी बॉन्डिंग से निकल जाएगा। एंटी बॉन्डिंग कौन से एंटी बॉन्डिंग से? पाई के एंटी बॉन्डिंग से निकल जाएगा, तो इसका मतलब है पाई बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये 1 सिग्मा तो उतना ही रहेगा। पाई जो है वो एक था, अब आधा और बढ़ गया क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से निकल गया, तो ये ट्रू हो गया। O2 2 माइनस का मतलब है O2 में एक सिग्मा एक पाई होता है। अब O2 2 माइनस में दो इलेक्ट्रॉन पाई के एंटी बॉन्डिंग में और आ जाएंगे तो पाई पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ट्रू हो गया। एक पाई 0 सिग्मा। C2 के अंदर दोनों के दोनों पाई होते हैं, यहाँ पे एक पाई एक सिग्मा लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है बेटा, तो ये चीज है। अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर पे। वीक फोर्सेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एच बॉन्डिंग और डाइपोल बेस्ड फोर्स। पहले हम एच बॉन्डिंग करेंगे। पहले का क्या शुरू करेंगे हम? एच बॉन्डिंग, और उसके बाद डाइपोल बेस्ड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एच बॉन्डिंग की, कि एच बॉन्ड होता क्या है। सिंपल से शब्दों में समझाते हैं कि मान लो कोई एलिमेंट है X और उससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेचारा होता है गरीब, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से हाइड्रोजन जो है उस पर पार्शियल पॉजिटिव आता है और उस पर पार्शियल नेगेटिव आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। इसको क्या बोलते हैं? पोलर। ये अब कैसा बॉन्ड हो गया बेटा? पोलर बॉन्ड हो गया। ये पोलर बॉन्ड क्या करेगा, या इसको हम पोलर मॉलिक्यूल बोल देते हैं क्योंकि दो एटम से मिलकर बना है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होता है? पोलर हो गया। अब क्या करेंगे कि ऐसे का ऐसा एक मॉलिक्यूल और भी तो होगा। मान लो इसके पास में ऐसा का ऐसा एक मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होगा। अब मान लो कि ये पार्शियल पॉजिटिव इतना ज्यादा हो कहीं पे कि ये पास वाले के पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करने लगे। इस तरह के अट्रैक्शन को कहा जाता है एच बॉन्ड। इसको क्या कहा जाता है बेटा? एच बॉन्ड। ये एच बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन में ये जरूरी है कि पहले हम ये समझें कि क्या हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे कार्बन और हाइड्रोजन का ऐसा बॉन्ड देख रहे हो और बोल दोगे कि हाइड्रोजन जो भी बॉन्ड बनाता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नहीं, समझो बात को। जब हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होता है, जब हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होता है, तो उस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और उस सामने वाले एटम की ज्यादा है, तो प्लस माइनस चार्ज डेवलप होंगे, जिसको बोलते हैं पोलैरिटी आ जाना। जब इस तरह से पोलैरिटी डेवलप होती है तो ऐसे पोलर पोलर टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में, एडजेसेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एच बॉन्डिंग से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। बीच में, उनके बीच में जो है वो एच बॉन्डिंग होती है।
तो क्या हम लिख सकते हैं पहली चीज, क्या यहाँ पे x क्या क्या हो सकता है, x जो है यहाँ पे क्या हो सकता है, F O और N हो सकता है। हम टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे, टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे हम। ऐसे तो हाइड्रोजन से ज्यादा और भी कईयों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लेकिन इस पार्शियल पॉजिटिव का पावर इतना होना चाहिए कि इस अट्रैक्शन को हम एच बॉन्डिंग बोल पाए, ये इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो एक डेटा बेस्ड कैलकुलेशन करके देख लिया बॉन्ड की ये लगा हमको कि जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है तो उस हाइड्रोजन पे इतना पार्शियल पॉजिटिव आता है, सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव आता है कि वो पास वाले के साथ एच बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ सके। तो यहां पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि X का मतलब है फोन, तो फोन मतलब FON। जब हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हो, है ना, जब हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हो, हम यहां पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन हाइड्रोजन is linked with high En elements like FON, molecule acquire polarity. मॉलिक्यूल में क्या आ जाती है, पोलैरिटी। देखो क्या लिखा, अब तक जो लिखा है वो सुन लो। जब हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ क्या होता है, जुड़ता है, तो उस मॉलिक्यूल में क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है। एंड टू एडजेसेंट molecules attract each other by H bonding। वापिस सुन लो, जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक FON से जुड़ता है तो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ जाती है। और इस तरह के दो पोलर आसपास के मॉलिक्यूल्स, है ना, इस तरह के दो पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर बाय H बॉन्डिंग। एडजेसेंट मॉलिक्यूल अट्रैक्ट बाय H बॉन्डिंग। बात समझ आ गई भाई? ठीक है, एक नोट लगा के लिख दो, नोट लगा के। वैसे ये चीज आप केवल नोट के तौर पर ही पढ़े। लोन पेयर इज एसेंशियल फॉर H बॉन्डिंग। लोन पेयर इज एसेंशियल फॉर H बॉन्डिंग। और ये लोन पेयर भी कहां होना चाहिए, एट पार्शियल नेगेटिव साइट। ये जो पार्शियल नेगेटिव साइट है ना, यहां कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, कम से कम। अगर पार्शियल नेगेटिव पे लोन पेयर नहीं होगा तो एच बॉन्डिंग नहीं होगी। ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, वैसे ही एमएससी पीएचडी लेवल की बात है। होता क्या है कि इस पार्शियल नेगेटिव पे जो लोन पेयर है वो इसके आधे खाली डब्बे में, देखो पॉजिटिव चार्ज, अगर हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आया इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं तो ऑर्बिटल थोड़ा थोड़ा खाली हुआ है, और अगर ऑर्बिटल थोड़ा थोड़ा खाली हुआ है तो हम ये बोल सकते हैं कि अब यहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली जो पार्शियल नेगेटिव वाली साइड है वहां से इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन को हल्के हल्के शिफ्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो फिर लोन पेयर होना जरूरी है। तो यहां पे इसीलिए लिखा हुआ है कि लोन पेयर इज एसेंशियल फॉर द एच बॉन्डिंग एंड ऑन विच साइड, एट पार्शियल नेगेटिव साइड। ये लोन पेयर कहां होना चाहिए, हाइड्रोजन के पास थोड़ी होना चाहिए बेटा। दो साइड है हमारे पास, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव वाली साइड पे हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, लोन पेयर होना चाहिए। पार्शियल ट्रांसफर होता है लोन पेयर का, बेसिकली उससे ही बॉन्ड बनता है। ये तो तय बात है कि बॉन्ड बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी तो हो ही रही होगी, ये तो आपको पता ही है।
तो ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान रखने के लिए ये पॉइंट ध्यान रखना है, अदरवाइज इस पॉइंट का कोई प्रैक्टिकल यूज या आपको ऐसा कुछ एज सच आपको नहीं सोचना है, लोन पेयर वगैरह ये सब, है ना। आपको खाली बस एक बार नोट के तौर पे इसको पढ़ना है। अगेन चलिए नेक्स्ट हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एच बॉन्डिंग। दो तरह की एच बॉन्डिंग होती है बेटा हमारे पास, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर पता चल रहा है, इंटरनेशनल आप शब्द सुनते हो, इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, दो देशों के बीच में, यानी कि यहां पर भी इंटर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो कुछ इस तरह से कनेक्शन होगा। यूं समझो एक मॉलिक्यूल हमने यहां बनाया, फिर एच बॉन्डिंग करी, फिर एक मॉलिक्यूल यहां बनाया, फिर एच बॉन्डिंग करी, फिर एक मॉलिक्यूल यहां बनाया, फिर एच बॉन्डिंग, यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल। सिंपल सी भाषा में समझो, मैं यहां खड़ा हूं, मेरा एक हाथ इधर से कोई बंदा पकड़ ले और दूसरा हाथ, मतलब हम हाथों को इस तरह से जोड़कर खड़े हो जाएं ऐसे, वो होती है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। लेकिन इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है प्रेजेंट विद इन मॉलिक्यूल्स। प्रेजेंट विद इन मॉलिक्यूल्स ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर ये मॉलिक्यूल है और इसकी दो साइट ही आपस में जुड़ जाए, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको हम बोलेंगे क्या, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे इसको बेटा, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। अब समझो पहली कंडीशन जिसमें हम मान लो तीन लोग हैं, तीनों ने हाथ इस तरह से पकड़े हुए हैं। दूसरी कंडीशन, हम तीनों ने अपने हाथ ऐसे बांध लिए, ये देखो हमारी दोनों साइड हमने जोड़ ली, यूं समझ लो हमने दोनों साइड ऐसे जोड़ ली। अभी भी तीन लोग खड़े हैं, लेकिन अब तीनों लोग आपस में हाथ नहीं बांध के खड़े हैं, अपने ही हाथों को जोड़ लिया है, अपनी ही दो साइड के बीच में एच बॉन्डिंग कर ली है। देखो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर, अपनी ही साइड में। जब ऐसा कुछ करेगा कोई, इस तरह से हाथ बनाएगा, तो ये देखो क्या रिंग बन रही है, रिंग रिंग बन रही है, बीच में रिंग बनेगी, तो रिंग बनने को बोलते हैं बेटा चिलेशन। क्या बोलते हैं उसको, चिलेशन। चिलेशन का मतलब क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन। तो यहां देखो हमेशा रिंग बनेगी, यहां पे रिंग बन भी सकती है और नहीं भी बनेगी। सर बन कैसे सकती है, मान लिया कि तीन मॉलिक्यूल के बाद ये दोनों साइट आपस में जुड़ गई, तो कहीं कहीं पे यहां पे रिंग बन सकती है। बहुत रेयर होता है हालांकि इंटरमॉलिक्यूलर्स में रिंग बनना, बट मान लिया कि तीन तीन मॉलिक्यूल का सेट बनने के बाद वो फिर आपस में जुड़ गए, तो एक बड़ी रिंग डेवलप हो सकती है, हो सकती है। लेकिन हम नहीं कह सकते कि रिंग बनेगी ही बनेगी, मैक्सिमम केस में तो रिंग बनती नहीं है, लेकिन यहां पे रिंग हमेशा बनेगी, क्योंकि पता है एक ही मॉलिक्यूल अपने दो साइड को जोड़ रहा है, तो डेफिनेटली रिंग बनेगी। अब मुझे बताओ, जिन लोगों ने इस तरह से हाथ पकड़े थे उनके बीच में एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है संबंध, जुड़ना, क्या उनके बीच में एसोसिएशन ज्यादा था? तो एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के बीच में एसोसिएशन कहां ज्यादा है बेटा, यहां जाता है। फिर तेज आंधी आई, यहां मॉलिक्यूल्स के बीच में एसोसिएशन कम है, क्योंकि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऐसे खड़े हैं, हाथ नहीं पकड़ के खड़े हैं। अब तेज से हवा आई, आंधी आई, किसको खतरा है? जो लोग हाथ पकड़ के खड़े हैं उनको कभी खतरा नहीं होगा। यानी कि अगर इनको तोड़ना चाहते हो तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अच्छे संबंध हैं, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहां पे आ जाएगा। कंपैरेटिवली इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में ऐसे खड़े हैं, जल्दी उड़ेंगे, इनको धक्का मुक्की करना आसान है। ठीक है भाई, देर से उड़ेंगे, उड़ने का मतलब वोलेटाइल होता है। तो ये देख लो, अगर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बढ़िया एसोसिएशन है तो लेस वोलेटाइल है, देर से उड़ेंगे। और अगर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स के बीच में कम एसोसिएशन है, इजीली उड़ जाएंगे। ये लो, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो एसोसिएशन होता है उसको, उससे विस्कोसिटी बढ़ती है बेटा। उससे क्या बढ़ती है? विस्कोसिटी बढ़ती है। तो विस्कोसिटी का क्या लेना देना है ये बताओ? विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी का मतलब होता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन। कहां ज्यादा है? यहां ज्यादा है। जैसे आप देखते हो ना कि पानी से ज्यादा विस्कस कौन होता है ना? पानी से ज्यादा विस्कस कौन होता है? हनी होता है। हनी ज्यादा विस्कस है। और जैसे जितना गाढ़ापन, गाढ़ापन का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन। आपने ये सुना होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है। तो अगर कोई लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहा है तो बीच बीच में ऐसे ऐसे ही तो होता है, यूं समझो, पतला पतला पतला, फिर गाढ़ा 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 गाढ़ा। तो ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसीलिए तो वो विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन जो है वो क्या है? बढ़ रहा है। विस्कोसिटी का मतलब यही तो होता है कि विस्कोसिटी इनकी क्या होगी? ज्यादा होगी, और इनको विस्कोसिटी कम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जरा देखिएगा इस बात को, और एक बार के लिए इसको आप फटाफट फटाफट चीजों को वापस से पढ़ लीजिए, खुद से पढ़ लीजिए, फटाफट जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो इसको।
हाँ भाई, ठीक है, इसको पढ़ लेना, मैं फिर कह रहा हूं इनको अच्छे से कर लेना, अच्छे से। ये क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आ जाता है किसमें क्या प्रॉपर्टी होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डेली लाइफ एग्जांपल समझ लीजिए। इन सब का पीछे रीजन एच बॉन्डिंग है। इन सब के पीछे रीजन क्या है? एच बॉन्डिंग है। आपसे कभी भी इसमें कोई ऐसा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये जिस तरह के स्टेटमेंट यहां लिखे हुए हैं उसी तरह के स्टेटमेंट ऑप्शंस में बन के आ सकते हैं। डायरेक्ट इसी तरह का स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा। जरा देखो, सेलुलोज कैन शो एच बॉन्डिंग विद वाटर, पहला लिखा हुआ है। सेलुलोज होता है लकड़ी में। इसको दो बातों से समझ सकते हैं। बारिश में हमारे घर के दरवाजे जो हैं वो फूल जाते हैं, बंद नहीं होते हैं ढंग से, कारण लकड़ी में सेलुलोज होता है और सेलुलोज को पानी पसंद होता है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज पानी के साथ एच बॉन्डिंग कर सकता है। पहला केस समझ आ गया। दूसरा, हम कुल्फी खाते हैं, कुल्फी, तो कुल्फी में कभी भी जो वो स्टिक होती है बीच में, वो लकड़ी की होती है, ना कि मेटल और प्लास्टिक की होती है। कारण क्योंकि लकड़ी उस कुल्फी में प्रेजेंट पानी के साथ क्या कर लेती है? एच बॉन्डिंग कर लेती है। दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट, अमीनो एसिड कैन शो एच बॉन्डिंग विथ वाटर। अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड जो भी बोलते हो आप, दोनों सही है। हमारी स्किन में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। पानी के साथ अमाइनो एसिड की एच बॉन्डिंग हम समझ नहीं सकते डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन हम आइस के साथ समझ सकते हैं। कभी आपने बिल्कुल ताजा जमे हुए बर्फ पे हाथ रखा है, आपका हाथ चिपक जाता है। उसका कारण है उस बर्फ के साथ उस अमाइनो एसिड, हमारी स्किन पे प्रेजेंट अमाइनो एसिड ने क्या कर लिया? एच बॉन्डिंग कर ली। तो एक बार के लिए तुरंत हमको ऐसा लगता है कि इसने हमारा हाथ पकड़ लिया, ये भी हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट, वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वाइल H2S इज गैस। क्योंकि ऑक्सीजन H इस तरह से, यहां लोन पेयर है, इधर भी एक बॉन्डिंग, यहां लोन पेयर है, इधर भी एक बॉन्डिंग, इधर भी एच बॉन्डिंग, इधर भी एच बॉन्डिंग। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन क्या सल्फर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग कर सकता है? क्या इसमें एच बॉन्डिंग है? नहीं है। क्या इसमें एच बॉन्डिंग है? यस। तो जहां एच बॉन्डिंग है वहां अट्रैक्शन ज्यादा है, और जहां अट्रैक्शन ज्यादा है वहां उसके लिक्विड होने के चांस ज्यादा है, और जहां मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन नहीं है वो क्या होगा बेटा? गैस होगा। बात समझ में आई? फायर ड्यू टू पेट्रोल कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय वाटर, बिकॉज पानी और पेट्रोल में कोई संबंध नहीं होता, पानी और पेट्रोल मिलते नहीं है। इसीलिए अगर पेट्रोल से लगी हुई आग पे आप पानी डालोगे तो वो पानी जहां पे भी फेंकोगे वो पेट्रोल आगे खिसक जाएगा और वहां दूर जाने है ना, होता है ना कि पानी में आग लगा दी, तो पानी के ऊपर आप पेट्रोल डाल दो, पेट्रोल पानी के ऊपर तैरता है, फिर आप माचिस की तीली फेंक दीजिए, ऊपर ऊपर आग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी और पेट्रोल का कोई वास्ता नहीं है। बिकॉज फायर जो है, पेट्रोल एंड एच वाटर के बीच में कोई भी एच बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन यही सेम चीज अगर अल्कोहल से लगी हुई आग है, अल्कोहल से लगी हुई आग है, तो वो पानी के साथ बुझाई जा सकती है, बिकॉज अल्कोहल पानी में मिक्स होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो सब पता है आपको। तो पानी में अल्कोहल क्या होता है बेटा? मिक्स होता है, तो आपको पता ही है। कारण क्या है? ड्यू टू एच बॉन्डिंग। यहां पे एच बॉन्डिंग है, यहां पे एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और यहां पे रीजन है एच बॉन्डिंग नहीं होती बिटवीन वाटर एंड पेट्रोल। ठीक है भाई, और यहां एच बॉन्डिंग प्रेजेंट है बिटवीन। आइसोमेरिक ईथर्स आर मोर वोलेटाइल देन अल्कोहल। आइसोमेरिक ईथर्स, पहली चीज, आइसोमर कौन होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है ना, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। जैसे यहां पे आपको समझा देते हैं, ये देखो, मान लिया ये CH3OCH3 ऐसा है, और इसका आइसोमेरिक एल्कोहल कौन होगा? C2H5OH होगा। तो ये C2H5OH इस तरह से ऐसे जुड़ा होगा, C2H5OH क्या होगा? इस तरह से जुड़ा होगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ऐसा H, फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे C2H5 ऐसा जुड़ा होगा। ठीक है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स, इसको थोड़ा नीचे बना लेता हूँ, C2H5OH, C2H5OH, OH, OH, C2H5, ये लो, इस तरह से एच बॉन्डिंग होगी। यहां पे बीच में एच बॉन्डिंग है। अच्छा, कौन बताएगा कि इसमें एच बॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, वो एच बॉन्डिंग कर सकता है। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो वो क्या कर सकता है? एच बॉन्डिंग कर सकता है। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन है? नहीं। यहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसमें एच बॉन्डिंग
नहीं है, इसमें H बॉन्डिंग नहीं है और इसमें H बॉन्डिंग है। तो यहां पे मोर अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स में, और अगर मोर अट्रैक्शन होगा तो लेस वोलेटाइल होंगे। तो याद रखिएगा कि इनका मॉलिक्यूलर मास तो सेम होता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम है। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सेम। तो मॉलिक्यूलर आइसोमेरिक इथर्स और आइसोमेरिक एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी मॉलिक्यूलर मास भी सेम है। तो अब बात आती है कि फिर क्यों इनकी वोलेटिलिटी में फर्क होता है, क्यों इनके वोलेटाइल नेचर में फर्क होता है? तो रीजन है एल्कोहल, जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में H बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो उनके बीच में आपस में अच्छे संबंध हैं, और अगर अच्छे संबंध हैं तो वो लेस वोलेटाइल होंगे। जबकि अगर आप ईथर की बात करो तो वहां मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कम एसोसिएशन है। रीजन है H बॉन्डिंग नहीं होना, और इसी वजह से वो थोड़े ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय H बॉन्डिंग। किसी की भी हाई बॉइलिंग पॉइंट हो गया, किसी का भी विस्कोसिटी ज्यादा हो गया, ये हम किससे समझा सकते हैं? H बॉन्डिंग से समझा सकते हैं। हमको पता है कि H बॉन्डिंग जब होगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट और विस्कोसिटी बढ़ जाएंगे। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी जो है वो हम किससे समझा सकते हैं? H बॉन्डिंग से समझा सकते हैं। ठीक है बेटा, चले आगे। चलिए, अब जो सबसे काम के जो एनसीईआरटी वगैरह में दिए हुए हैं वो ये है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये देखो, है ना। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या होता है? जैसे ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे NO2 ग्रुप होगा और यहाँ पे OH होगा, ये ऑर्थो नाइट्रो है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो ये क्या होगा? इस H के और इसके बीच में होगा। बताओ कौन से टाइप की H बॉन्डिंग हो गई? इंट्रा। लेकिन अगर पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करो तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में OH और यहां पे N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ऐसा होगा। तो अब यहां पे जो H बॉन्डिंग होगी वो H बॉन्डिंग कैसी होगी? वो कैसी होगी? इंटर टाइप की। कौन सी होगी? इंटर। और इंटर में मोर एसोसिएशन होता है। मोर एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, अगर मोर एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर लेस वोलेटाइल नेचर होगा। और यहां पे इंट्रा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या है बेटा? इंट्रा। इंट्रा मतलब लेस एसोसिएशन, तो यहां पे क्या होगा? मोर वोलेटाइल। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया ऑर्थो और ये आपका हो गया कौन सा? पैरा। बात समझ में आई? ये एनसीईआरटी में एकमात्र एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर कभी H बॉन्डिंग से सवाल आया तो अकेला 95% वेटेज तो यही क्वेश्चन लेके बैठा है। सिर्फ 95% बोल रहा हूं मैं, सिर्फ मतलब सिर्फ तो नहीं बोलना चाहिए, 95% वेटेज पूरी H बॉन्डिंग का ये एकमात्र सवाल लेके बैठा है। देख लो, मैंने करवा दिया है। अगला आता है ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वाइल पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड इज सॉलिड। अब समझो बात को। पैरा में क्या होगा? पैरा में होगा इंटर। पैरा में क्या होगा? इंटर। और ऑर्थो में क्या होगा? इंट्रा। तो इतना तो पता ही चल गया कि पैरा है तो क्या होगा? इंटर। मोर एसोसिएशन, सॉलिड। और ऑर्थो में हमको समझ आ गया कि ऑर्थो जो है वो क्या होगा? इंट्रा, लेस एसोसिएशन, लिक्विड। मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम है तो क्या होगा? लिक्विड। बना लेते हैं, चलो। यहां पे ऐसा बनेगा, ये रहा O, ये रहा H, ये रहा C, ये रहा H, C डबल बॉन्ड O, ये H। इस तरह से H बॉन्डिंग हो जाएगी, ऐसा ही होगा। ये ऑर्थो है। पैरा बना लेते हैं, आ जाओ। पैरा ये रहा O H
C डबल बॉन्ड O H, इधर से ये कर जाएगा, इधर से ये कर जाएगा, ठीक है, ये भी कर सकता है। तो अब आप बात को समझो, ये स्ट्रक्चर सही है, मैं आपको सीधा सीधा यहीं पे बता देता हूं, बाद में गलत अगर कोई गलती से ये बना ले तो कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन और इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में H बॉन्डिंग हमको याद रह जाती है, ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से गलत होगी, क्योंकि कार्बन से जुड़ा हुआ H बॉन्ड, कार्बन से जुड़ा हुआ, कार्बन से लिंक्ड H बॉन्डिंग नहीं कर सकता। तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे मत बना देना। वो पैरा वाली जो पहले बनाई है, सॉरी ऑर्थो वाली जो पहले बनाई है वो सही है, ऑर्थो वाली जो दूसरी बनाई है वो मैंने गलत बना के काटी है। कई बार आपको ऐसा होता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ H बॉन्डिंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ऐसे कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। बात लिखी है कि 15, 16, 17 के हाइड्राइड्स में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर्स बदल जाते हैं, उम्मीद से अलग आते हैं, और उसका रीजन होता है H बॉन्डिंग। तो 15 में 15 ग्रुप का मतलब हो गया नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन H बॉन्डिंग कर सकता है। 16th ग्रुप का मतलब हो गया बेटा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी H बॉन्डिंग कर सकता है। 17th ग्रुप का मतलब हो गया फ्लोरीन वाली फैमिली, और फ्लोरीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी H बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये हमको तो पता है कि ये F है, ये O है, ये N है, और इनके हाइड्राइड्स मतलब NH3 और H2O और HF, इनके हाइड्राइड्स गड़बड़ करेंगे। क्या इनमें H बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है? क्या इनमें H बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है? यस। तो क्या इनमें एक्स्ट्रा अट्रैक्शन होगा, एक्स्ट्रा अट्रैक्शन डेवलप होगा बिटवीन मॉलिक्यूल्स? इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हायर देन एक्सपेक्टेशंस। अगर इनमें H बॉन्डिंग प्रेजेंट है ना, अगर इनमें H बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो क्या होगा, एक्स्ट्रा अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल में, और मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। तो यहां पे लिखा यही बात है कि वैसे तो इन जनरल कोवेलेंट जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो फोर्स है, वंडरवॉल फोर्स है, जो उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है, वो वंडरवॉल फोर्स पे डिपेंड करता है, और वंडरवॉल फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे। यानी कि नियम से तो ऐसा होना चाहिए था कि NH3 PH3 ASH3 SbH3, है ना, नियम से ऐसा होना चाहिए था, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, लेकिन ये गलत हो गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? कारण है कि ये जो है, रीजन है ऐसा क्यों हुआ, ये मिनिमम नहीं होता, मिनिमम होना चाहिए था। मिनिमम होना चाहिए था बट नहीं है। रीजन H बॉन्डिंग, उम्मीद से ज्यादा इनके आते हैं। अब अपने ग्रुप में इसकी पोजीशन क्या होगी, क्या नहीं होगी, वो हम देखेंगे, लेकिन हाँ अपने अपने ग्रुप में ये तीनों गड़बड़ तो करेंगे बेटा। तो आ जाइए हम शुरू करते हैं और जुगाड़ के साथ इन चीज को सीखते हैं फटाफट से। पहला है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की ट्रिक है बेटा 2 1 1, एंड मेल्टिंग पॉइंट की ट्रिक है बेटा 1 1 2। सर ये क्या कर रहे हो? देख बेटा, जो नंबर मैंने यहां लिखे हैं याद रखना, 211 एंड 112 से आपके कितने सवाल हो जाएंगे, 9 क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। अभी देखना 211 और 112 से, 211 मतलब इसको 2 दे दो, इसको 1 दे दो और इसको 1 दे दो। 112 का मतलब 1
1 और 1, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जब लिखोगे तो अपने ग्रुप में यहां तक SbH3 तक अगर आप ऑर्डर लिखते हो तो इसका नंबर दूसरा है। इसका नंबर कितना आएगा? दूसरा। होना ये सबसे कम चाहिए था, लेकिन ये दूसरे नंबर पे पहुंच गया। तो सर पहले नंबर पे कौन होगा? अरे पहले नंबर पे तो वही होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? ज्यादा है, क्योंकि ओवरऑल तो हमको मॉलिक्यूलर वेट से ही देखना है। वो तो हम NH3 के लिए बोल रहे हैं कि भैया उसमें H बॉन्डिंग है इसलिए लफड़ा कर दिया। अगर वाकई में H बॉन्डिंग नाम की कोई चीज नहीं होती तो आज ये सबसे कम ही तो होते, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता। लेकिन नहीं, इन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज किया एंड द रीजन इज H बॉन्डिंग। तो ये 1 है। अगर 2 इसको दे दिया बेटा तो इसको 3 देना पड़ेगा, इसको 4 देना पड़ेगा। अगर ये 1 है तो ये बताओ क्या लिख दूं? 2। यहां कौन सा? 3। यहां कौन सा? 4। यहां अगर 1 है तो ये 2, ये 3, ये 4। और 1 2 3 का मतलब एक बार मैं लिख देता हूं, क्या पता आप कंफ्यूज हो जाओ। मैं इसका ऑर्डर लिख देता हूं। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि SbH3 का सबसे ज्यादा होगा। मेरे 1 का मतलब सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद NH3 आएगा, उसके बाद ASH3 आएगा और सबसे पीछे PH3 आएगा। बाकियों को भी आप इस तरह से अरेंज कर सकते हो। 1 2 3 4 का मतलब समझा रहा हूं बेटा। मेरे 1 का मतलब मैक्स होता है। मेरे 1 का मतलब क्या होता है? मैक्स होता है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये ऐसे लिखा हुआ है ये। तो एक बार मैंने आपको बता दिया है 1 2 3 4 का मतलब कैसे अरेंज करना है, आप बाकी अपने आप कर लेना। अगर ये 1 है तो बोलो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। और यहां पे मैंने गड़बड़ लिख दिया, यहां 2 है, इसको है ना 1 1 2 है तो ये 2 होगा। ये 2 है तो ये 1, फिर ये 3 और ये फिर 4। समझ गए बात को? ठीक है। आपको ग्रुप 17 में इसमें वोलेटिलिटी का ऑर्डर पूछे। वोलेटिलिटी का मतलब होता है वोलेटाइल नेचर का। ने तो वोलेटाइल कौन होता है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो वो सबसे ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो आप इससे वोलेटाइल नेचर भी निकाल सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट से वोलेटाइल का मतलब होता है भाप बन के उड़ जाना, ऐसे समझो। तो फिर हम मेल्टिंग पॉइंट नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे? बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको दिख रहा है। मतलब अगर HF सबसे कम वोलेटाइल है तो HF सबसे पीछे आएगा। 4 नंबर पे HCl है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है तो HCl इज मोस्ट वोलेटाइल। अगर आपसे इनका वोलेटाइल नेचर पूछे तो सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन होगा? HCl, क्योंकि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट HCl का है। तो क्या आप इसके वोलेटाइल नेचर का वोलेटिलिटी का ऑर्डर भी लिख सकते हैं? वोलेटिलिटी का ऑर्डर लिख सकते हैं। आसान है कि भाई सबसे बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम जिसका वो सबसे जल्दी उड़ेगा। तो ये वोलेटाइल, मोर वोलेटाइल हो गया। इसमें इस ग्रुप में ये मोर वोलेटाइल हो गया। ठीक है भाई, समझ आए? ये 6 सवाल एक झटके में हो गए और उस सवालों उन एक झटके में होने का रीजन है 211 एंड 112, 211 और 112। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम एक चीज और देख लेते हैं। कुछ सवाल, अभी तो 6 सवाल हुए हैं, 3 उस वाले ग्रुप के, 3 इस वाले ग्रुप के। अभी हम बाकी और देख लेते हैं। 9 क्वेश्चंस का अपन ने बोला था, 9 क्वेश्चन है। अभी देखते हैं कि अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाए, बोले सर आप लिखवा तो चुके हो। नहीं नहीं, मैं ग्रुप की बात अब कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो इनके बीच की बात कर रहा हूं कि HF क्या बोलते हैं H2O, या एक काम करो, पहले एक काम करें, H बॉन्डिंग के स्ट्रेंथ की ऑर्डर पूछा जाए, है ना? क्या पूछा जाएगा? H बॉन्ड के स्ट्रेंथ की। H बॉन्ड के स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर पूछा जाए तो ये होता है बेस्ड ऑन डेल्टा EN, बेस्ड ऑन डेल्टा EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो H और F में सबसे ज्यादा होगा, फिर H2O में सबसे कम, उससे कम होगा, और फिर NH3 में इससे भी कम होगा। ये एक H बॉन्ड की स्ट्रेंथ है। H बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है एक हाइड्रोजन बॉन्ड की पावर क्या है। तो F और H में सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा क्योंकि ये 4.0 है और ये 2.1 है। यहाँ पे O और H का बॉन्ड आ जाएगा, ये 3.5 है, ये 2.1 है, और यहाँ पे N और H का बॉन्ड आ जाएगा, ये 3.0 है और 2.1 है। मतलब आप स्ट्रेंथ उस बेसिस पे बोल सकते हैं कि कौन से वाले हाइड्रोजन पे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव है। जिस हाइड्रोजन पे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव है वो हाइड्रोजन ज्यादा खूंखार होगा।
जिस हाइड्रोजन पे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव है वो हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, ज्यादा खूंखार होगा। ठीक बात है। आओ फिर इसी बात पे अगला एक सवाल ये हो गया। उसके बाद अगला सवाल हम कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, और उसके बाद हम कर देंगे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इन तीनों के बीच का, और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर वो भी इन तीनों के बीच का। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देना। अब ये बेचारा तो 2 जगह से ही बना रहा है, लेकिन ये 4 जगह से बना रहा है, तो H2O उसमें जीत जाएगा। H2O क्या होगा, उसमें जीत जाएगा। H2O जीत जाएगा बेटा। H2O का जो है वो सबसे ज्यादा आएगा। उसके बाद HF, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा HF, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका NH3। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर में H2O तो आगे रहेगा ही, लेकिन यहां पे NH3 पहले आ जाएगा और HF बाद में चला जाएगा। उसका रीजन यहां पे ये गड़बड़ क्यों हुई, और उस गड़बड़ का कारण है कि क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी इन NH3 सॉलिड। NH3 सॉलिड में क्या होता है, क्लोज पैकिंग होती है, ऐसी होती है, ऐसी पिरामिडल होता है ना, इस तरह की क्लोज पैकिंग होती है। और लूज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HF सॉलिड वो होती है जिगजैग, इस तरह से जिगजैग। HF सॉलिड में, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाना, तभी तो आप बोलोगे मेल्ट होना। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर H बॉन्डिंग के साथ साथ सॉलिड में पैकिंग एफिशिएंसी कैसी है इस बात पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए HF और NH3 का उल्टा ऑर्डर क्यों हुआ, क्यों वहां पर सेम नहीं चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। H2O तो H बॉन्डिंग और पैकिंग एफिशिएंसी दोनों को मिलाकर आगे ही रहता है, दोनों को मिलाकर आगे ही रहता है, तो H2O की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉइंट आता है कि आप बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद कर लो, ठीक है, उसके बाद आप मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में HF NH3 को आगे पीछे कर देना। और ये याद रहे, जिसको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद रहे वो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर करे, जिसको मेल्टिंग पॉइंट का याद रहे वो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर याद करे। लेकिन ध्यान रखें HF और NH3 में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में डिफरेंस आता है, आगे पीछे हो जाते हैं। फिर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हम देखेंगे, करेक्ट इनकरेक्ट टाइप की रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे H बॉन्ड HF मॉलिक्यूल बहुत कॉमन है, तो HF के अंदर किस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो पहला तो है इसमें जिगजैग होगा। इसमें कैसा होता है, जिगजैग। कैसा पैटर्न होता है, ये जिगजैग पैटर्न होता है। अब जिगजैग स्ट्रक्चर होती है तो वो कैसी हो सकती है, क्या हम इसको ऐसा बना सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं HF फिर यहां पे लगा दिया, फिर HF फिर यहां पे लगा दिया, फिर HF यहां पे लगा दिया, ये भी जिगजैग है, जिगजैग ही है। दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि H फिर F फिर यहां पे ऐसा, फिर H फिर F फिर यहां पे ऐसा, फिर H फिर F फिर यहां पे H बॉन्डिंग, फिर यहां पे H और फिर यहां पे F और फिर H बॉन्डिंग, इस तरह से ऐसा कर सकते हैं हम, ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये भी जिगजैग है। अरे सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, ये और वो दोनों सही है। मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूं बेटा, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। रीजन सुनो, रीजन सुनो। कोने पर हाइड्रोजन नहीं आ सकता, कोने पे हाइड्रोजन नहीं आ सकता, कॉर्नर पर H नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, क्योंकि कोना बनाने के लिए स्ट्रक्चर को बेंट होना पड़ता है। कोना बनाने के लिए अगर आप ऐसे बेंट बनाते हो, ऐसे बनाते हो, तो स्ट्रक्चर क्यों बेंट होने के लिए एक ऐसा एटम कॉर्नर पे होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो। कभी भी आपने देखा होगा या तो ऐसी कंडीशन में बेंट हुआ है स्ट्रक्चर, या ऐसी कंडीशन में स्ट्रक्चर बेंट हुआ है। अगर ये लोन पेयर नहीं है तो वो वहां से लीनियर हो जाएगा। तो आपको पता है कि अगर स्ट्रक्चर को बेंट होना है तो लोन पेयर होना जरूरी है उस एटम के पास। क्या हाइड्रोजन के पास ऐसी कोई व्यवस्था है? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन कॉर्नर पे इसीलिए नहीं आ सकता क्योंकि कॉर्नर से, कॉर्नर का मतलब है बेंट, और बेंट का मतलब है
एच मॉलिक्यूल के पास, इसके एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो इसीलिए याद रखिएगा हाइड्रोजन के दोनों तरफ स्ट्रक्चर लीनियर रहनी चाहिए। एच के दोनों तरफ, एच के दोनों तरफ स्ट्रक्चर लीनियर होनी चाहिए। एच के दोनों तरफ स्ट्रक्चर लीनियर होनी चाहिए। दूसरा, यहां पे और देख सकते हैं हम कि ये फ्लोरीन फ्लोरीन जो है, ये फ्लोरीन फ्लोरीन जो है, इनके बीच में लोन पेयर रिपल्शन आ जाएगा, लोन पेयर रिपल्शन आ जाएगा। इसकी वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो सही स्ट्रक्चर कौन सी है वो सुनो, सही स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहां पे बना लो F, फिर H, फिर H बॉन्डिंग, फिर F, फिर H, फिर H बॉन्डिंग, फिर F, ऐसा बनेगा। फिर H, फिर H बॉन्डिंग, फिर F, फिर यहाँ पे H और ये H बॉन्डिंग। अब देखो हमारी सारी कहानी देखो अब एकदम परफेक्ट चल रही है। जरा देखो इसको। अब हम देखो क्या फ्लोरीन फ्लोरीन दूर हो चुके हैं, एक इस कोने पे एक इस कोने पे, क्या इसमें लोन पेयर रिपल्शन होगा? नहीं। दूसरा, हाइड्रोजन जहां पर भी है उसके दोनों तरफ लीनियर बॉन्ड है, ये देखो इधर भी सीधा इधर भी सीधा। हाइड्रोजन के साथ स्ट्रक्चर बेंट नहीं हो रही है। अब हाइड्रोजन के साथ स्ट्रक्चर जो है वो बेंट नहीं हो रही है। तो थर्ड वन हमने जो बनाई है वो एकदम सही स्ट्रक्चर है बेटा। जो तीसरी स्ट्रक्चर हमने बनाई है वो एकदम करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, करेक्ट। और ये जो है वो क्या होगी, इनकरेक्ट स्ट्रक्चर में आ जाएगी। ठीक है भाई। बाकी मैंने ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड का और उसका तो बता ही दिया था। ठीक है, ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड का और उसका बता दिया था। बात आती है कि H2O के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। H2O के बारे में, है ना, H बॉन्डिंग इन आइस। H2O सॉलिड, क्योंकि ये H हाइड्रोजन बॉन्डिंग चैप्टर में, वैसे तो ये हाइड्रोजन चैप्टर में दिया हुआ है बट ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है बेटा। H ये एक लोन पेयर है और ये दूसरा लोन पेयर है। फिर यहां से भी H बॉन्डिंग होगी, यहां से भी H बॉन्डिंग होगी, यहां से भी H बॉन्डिंग होगी और यहां से भी H बॉन्डिंग होगी। जो यहां से H बॉन्डिंग होगी वहां से जुड़ने वाला है आपका क्या, अगेन O, फिर यहां पे H और फिर यहां पे H। हाइड्रोजन यहां है तो उधर की तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन वाला एंड जुड़ेगा, ये लो। लेकिन अगर लोन पेयर है तो उस दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन वाला एंड जुड़ेगा, वो इस तरह से जुड़ेगा। ठीक है, पहली चीज इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या बातें हमको जानकारी होनी चाहिए। ये 3D H बॉन्डिंग होती है और ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है ये? ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये 3D है ना, 3D तो होता ही है, साथ में क्या होता है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर ओपन केज है तो केज मतलब ऐसा है कि बीच में खाली जगह, बीच में खाली जगह है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम इज मोर, वॉल्यूम इज मोर। अगर केज है, खाली जगह है ना, खाली जगह है तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो फिर डेंसिटी क्या होगी, लो होगी, क्योंकि हमको पता है D इज इक्वल्स टू m/v होता है। डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। आपने ये सुना होगा कि बर्फ पानी पे तैरता है, तो ये आइस की बात कर रहे हैं हम। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूं, समझ जाना। आइस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग। जब हम गर्म करते हैं तो आइस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब समझना, मान लो ये हमारे पास ओपन केज है इस तरह से, ठीक है।
जब हम आइस को गर्म करेंगे, आइस यानी पानी की तरफ जाएगा, आइस गर्म होके क्या बनेगा बेटा, पानी बनेगा। तो ये जो ओपन केज है, हो सकता हो इस केज में से कुछ बॉन्ड टूटेंगे, तो ये केज क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब अभी इतना है, ये अभी यूं समझो अभी ऐसा है, लेकिन जैसे ही आप इसको गर्म करते हो, ये थोड़ा थोड़ा इसके कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, और कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये थोड़ा सा कैज जो है वो कम होगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉल्यूम घटेगा या नहीं घटेगा, पहले बताओ। वॉल्यूम डिक्रीज होगा या नहीं होगा? अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। डेंसिटी क्या, इंक्रीज होगी। इसीलिए है ना, ऑन टू फॉर्म वाटर। अच्छा एक चीज और है कि आप आइस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और हीट कर रहे हो, है ना, क्या बना रहे हो उससे, टू फॉर्म वाटर ही तो है। तो इससे ये प्रूव हो गया, ये हमको पता चल गया कि जो डेंसिटी ऑफ आइस है वो कम होती है डेंसिटी ऑफ वाटर से। क्यों? क्योंकि जब आइस से वाटर की तरफ आते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है बेटा, वो जो पिंजरा है, ओपन केज है, वो छोटा होता है, यानी वॉल्यूम कम होता है, और वॉल्यूम कम होने की वजह से डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो पहली चीज समझ आ गई, आइस यानी बर्फ पानी पे क्यों तैरता है पता ही होगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस कहां तैरता है बेटा, बर्फ पे तैरता है। ठीक है भाई, ओके। अब यहां पे आ जाते हैं वापस अपनी इस बात पे। एक सवाल मैंने देखा था किसी जमाने में, एम्स में पूछा भी था। ये सेंटर मॉलिक्यूल है, ये क्या है बेटा, ये एक सेंटर मॉलिक्यूल है, ये एक सेंटर मॉलिक्यूल है। और उन्होंने पूछा कि इस मॉलिक्यूल से के नियरेस्ट और सेकंड नियरेस्ट हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं। वापस सुनना, इस मॉलिक्यूल के नियरेस्ट और सेकंड नियरेस्ट हाइड्रोजन कितने हैं। मैं SN लिखूंगा, मतलब सेकंड नियरेस्ट है। मैं यहां पे लिख देता हूं हाइड्रोजन, और मैं यहां लिख देता हूं ऑक्सीजन। मैं यहां क्या लिख देता हूं, ऑक्सीजन, यहां लिखता हूं हाइड्रोजन। मैं यहां लिख देता हूं नियरेस्ट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मैं यहां लिख देता हूं पहले नियरेस्ट, और फिर यहां लिख देता हूं SN यानी सेकंड नियरेस्ट। ठीक है, अब बात को समझते हैं। मैं मार्किंग कर रहा हूं, देखते जाना। ये जो आपका इस मॉलिक्यूल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो भी एटम होगा वो नियरेस्ट है। इस मॉलिक्यूल से, बीच वाले मॉलिक्यूल से डायरेक्ट ये जुड़ा हुआ है बेटा, ये नियरेस्ट हो गया हमारे लिए। ये वाला भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ नियरेस्ट हो गया। क्या कोई और ऑक्सीजन नियरेस्ट दिख रहा है आपको? नहीं, वो सेकंड नियरेस्ट है, क्योंकि वो हाइड्रोजन के बाद जुड़ा हुआ है। तो यस, ऑक्सीजन नियरेस्ट कितने हैं, 2। क्या सेकंड नियरेस्ट ऑक्सीजन है कोई? पहले ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं कि इधर तो कोई भी सेकंड नियरेस्ट ऑक्सीजन नहीं है। उधर देखते हैं, क्या ये हाइड्रोजन नियरेस्ट है, इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन सेकंड नियरेस्ट होगा, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी सेकंड नियरेस्ट होगा। तो यस, सेकंड नियरेस्ट ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन नियरेस्ट कितने हैं। देखो ऊपर इस मॉलिक्यूल से ये जुड़ा हुआ नियरेस्ट हाइड्रोजन है, ये जुड़ा हुआ नियरेस्ट हाइड्रोजन है, तो नियरेस्ट हाइड्रोजन हो गए 2। क्या सेकंड नियरेस्ट हाइड्रोजन है? यस, ये सबके सब, मतलब इस एटम से तो ये दोनों जुड़े हुए ना, तो इसको भी सेकंड नियरेस्ट बोलेंगे, इसको भी सेकंड नियरेस्ट बोलेंगे, इसको भी सेकंड नियरेस्ट बोलेंगे, इसको भी सेकंड, यानी कि 4 हो गए। टोटल की अगर बात करें तो ये 4 हैं और ये 6 हैं। ये सवाल पूछा था एम्स में, टोटल पूछा था कि टोटल नियरेस्ट और सेकंड नियरेस्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स की नंबर्स कितने होंगे आइस मॉलिक्यूल में, ये पूछा था उन्होंने। बात समझ आ गई? ठीक है, फिर एक बात और जो हाइड्रोजन चैप्टर में हमको कहीं दिखती है, वो भी हम देख लेते हैं। चलिए आइए बताते हैं आपको। कहा है उसमें कि ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 4 इक्विडिस्टेंट ऑक्सीजन, इक्विडिस्टेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम ऑफ सेंट्रल मॉलिक्यूल is surrounded by 4 equidistant oxygen atoms. ट्रू और फॉल्स?
और यहां पे लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन, दूसरा वाला स्टेटमेंट, ऑक्सीजन एटम ऑफ सेंट्रल मॉलिक्यूल is surrounded by four equidistant हाइड्रोजन एटम्स। पहला पूछ रहा है कि जो ऑक्सीजन सेंटर का मॉलिक्यूल का है वो 4 बराबर डिस्टेंस पे लगे हुए ऑक्सीजन से घिरा हुआ है। चलो देखते हैं कैसे, समझना मेरी बात को। इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन तक की दूरी एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड तक आकर सीमित हो जाती है। मतलब आप समझ गए हमारी बात को कि इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन तक अगर आपको पहुंचना है तो एक कोवेलेंट बॉन्ड की दूरी और एक एच बॉन्ड की दूरी को तय करना पड़ेगा। ऊपर देखते हैं, ये वाला तो सेम ही हो गया। ऊपर देखते हैं कि अगर इस ऑक्सीजन से उस ऑक्सीजन तक पहुंचना है तो भी एक हाइड्रोजन और एक कोवेलेंट बॉन्ड होके ही तो गुजरना है। हाँ ठीक है, यहां पर पहले हाइड्रोजन आ गया फिर कोवेलेंट आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो उतनी होगी, डिस्टेंस तो उतनी होगी। यानी कि अगर आप देखोगे तो एक ऑक्सीजन वाकई में यहां पे ये जो 4 ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं, ये चारों ऑक्सीजन इस सेंटर वाले ऑक्सीजन से बराबर डिस्टेंस पे हैं। यानी कि ये वाला तो हो गया बेटा ट्रू, ये वाला तो हो गया क्या, ट्रू। लेकिन अगर हम बात करें कि एक ऑक्सीजन, ये जो सेंटर वाला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम बराबर 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है। यहां पे जो दोनों हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं और उधर जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं वो एच बॉन्डेड हैं। तो यानी कि ये तो बराबर हो ही नहीं सकता, ये हो गया आपका फॉल्स। रीजन आपको मैं वहां से ए बी सी डी करके मेंशन कर देता हूं, आप समझ जाओगे। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैं ए लिख दूं और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैं बी लिख दूं तो आपको यह समझ आ जाएगा कि ए से ज्यादा बी होता है, इसीलिए वो इक्विडिस्टेंस नहीं है। ए और बी दिख गया आपको, ठीक है। ऊपर हम ऊपर भी कुछ मार्किंग कर देते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम x लिख देते हैं, इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन की डिस्टेंस को x लिख देते हैं, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम y लिख देते हैं। तो ये हमको पता है कि रीजन है x इज इक्वल्स टू वाई। ये लो, है ना। वहां देखकर आप वापस से सोच सकते हो, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, आप देखकर भी बता सकते हो कि कौन सा क्या होगा। क्लियर बेटा। तो ये सारी चीजें जो थी वो आपकी आइस से रिलेटेड सारी बातें थी। अच्छा, एक चीज जो मैं बताना भूल गया कि हमने एक्स एच और फिर एक्स एच इस तरह से बनाए थे, याद है? इस तरह से ही बनाए थे कि यहां पार्शियल नेगेटिव और यहां पार्शियल पॉजिटिव। एक चीज नोट कर लेना बेटा, वहीं पे जाके नोट कर लेना कि जो पार्शियल नेगेटिव वाली साइट है इस पर मिनिमम एक लोन पेयर होना जरूरी होना। इस साइट पर लोन पेयर इज एसेंशियल, मिनिमम 1। 2 है तो भी वो देगा तो एक ही, तो कम से कम एक लोन पेयर होना जरूरी है, कम से कम एक लोन पेयर होना जरूरी है। बेसिकली इसका जो पॉजिटिव चार्ज वाला है और इसका जो नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, तो यहां से लोन पेयर की पार्शियल शिफ्टिंग होती है बेटा। वो पीएचडी लेवल पे आता है, एमएससी लेवल पे आता है कि ये जो नेगेटिव वाली साइट होती है ना, कोई भी नेगेटिव वाली साइट जिसको हमने जोड़ा है, उस नेगेटिव वाली साइट पे कम से कम एक लोन पेयर होना जरूरी है, कम से कम एक लोन पेयर, है ना। कम से कम एक लोन पेयर होना जरूरी है। हमको चाहिए ही एक से ज्यादा नहीं चाहिए हमको, पर एक चाहिए तो उसके लिए एक तो होना चाहिए कम से कम, ये ध्यान रखना। लोन पेयर इज एसेंशियल फॉर एच बॉन्डिंग, वहां पर एक पॉइंट लिख देना, लोन पेयर इज एसेंशियल फॉर एच बॉन्डिंग। और वो भी साइट कौन सी? पार्शियल नेगेटिव वाली जो साइट है, जिससे आप H प्लस की दूसरी तरफ वाली साइट, एच बॉन्डिंग में ये वाली साइट जो भी होगी उसके दूसरी तरफ वाली साइट पे एक लोन पेयर कम से कम होना चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान में रखना। तो यानी कि हम यहां से एक लोन पेयर कोई तो जोड़ के ऐसे कर रहे हैं, फिर यहां पे वापस से यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ठीक है। ये नोट कर लेना भाई, है ना।
और फिर यहां से H प्लस होगा, फिर यहां से वापस नाइट्रोजन, और ये लोन पेयर वाली साइट है, ये H, ये H, ये H, इस तरह से। ये है पिरामिडल पैकिंग। क्या है ये? पिरामिडल पैकिंग। NH3, NH3 में H बॉन्डिंग होती है, पिरामिडल, पिरामिडल पैकिंग। कैसे होगी? जैसे मान के चलो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ऐसे, ये ऐसा ही होगा पिरामिडल, ये इस तरह से जुड़ेगा। जैसे आइसक्रीम, जो सॉफ्टी वाले कोण होते हैं, आइसक्रीम के जो कोण होते हैं, आइसक्रीम के कोण को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख दो उल्टा, है ना, वो हैप्पी बर्थडे वाली जो कैप होती है ट्रायंगल टाइप की, वो इस तरह की, उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखो, उस तरह की पैकिंग होती है अमोनिया की, उस तरह की अमोनिया की पैकिंग होती है सॉलिड के अंदर, इस तरह की पैकिंग होती है अमोनिया सॉलिड के अंदर, इस तरह की पैकिंग होती है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया इसका HF, क्लोज पैकिंग, है ना, पिरामिडल होता है, क्लोज पैकिंग होता है ये। और H3BO3 सॉलिड, क्या होता है ये? बोरिक एसिड, एसिड, ठीक है, बोरिक एसिड होता है। पॉलीमर, पॉलीमेरिक, ड्यू टू पॉलीमेरिक इन सॉलिड स्टेट, ड्यू टू H बॉन्डिंग। ठीक है भाई, पॉलीमेरिक इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू H बॉन्डिंग। ये देखो आपके एनसीईआरटी पे एक चित्र बना होगा इस तरह का, बोरोन, ऑक्सीजन, 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 ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऐसे वाला। यहां से H बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है, यहां से भी H बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है, यहां से H बॉन्डिंग हो सकती है, यहां से भी H बॉन्डिंग हो सकती है, यहां से H बॉन्डिंग हो सकती है, लोन पेयर है भाई, देख लेना, यहां से H बॉन्डिंग हो सकती, ऐसे पता पड़े। कुल मिला के ये इसके ही जैसी दूसरी यूनिट से जुड़ सकता है। अब समझना, ये कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ये कैसा होता है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरह से, ये देखो, ये ट्राइगोनल प्लेनर है। बोरोन के अराउंड ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर है। बोरोन के अराउंड ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये क्या करता है? प्लेनर है, तो इस, जैसे मान लो इस प्लेन में मान ले, तो इस प्लेन में ये बिछा हुआ है ऐसे, इसको ऐसे समझो, इसको यूं का यूं उठाओ और इसको ऐसे बिछा दो, बिछा दिया। अब ऐसे ही बिछाते रहो और ऐसी बहुत सारी यूनिट को जोड़ते रहो, जैसे एक यूनिट हो गई, फिर दूसरा H बॉन्डिंग की वजह से जुड़ गया, फिर तीसरा, ऐसे करके ये लगातार इसी प्लेन में ऐसे 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 एक शीट बनाएंगे। मतलब ये इस तरह से एक शीट बनाते जाएंगे, इस तरह से शीट, ऐसी शीट बनेगी। तो ये लेयर बनेगी, लेयर। क्या बनेगी? ये लेयर बोल दो, शीट बोल दो, ठीक है, लेयर बोल दो, शीट बोल दो। ये शीट क्यों डेवलप हो रही है? हाँ, अब मेरा सवाल कि लेयर बन रही है या शीट बन रही है, उस शीट के बनने का कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये उस शीट के अंदर H3BO3 सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, रीजन है H बॉन्डिंग। रीजन क्या है बेटा? H बॉन्डिंग। लगातार वो शीट इस तरह से बढ़ती जा रही है, इस तरह से लगातार, तो वो क्या है? शीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है ना। और बेसिकली इसमें पॉलीमर, अब इसके अलावा जो कुछ भी है वो हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, है ना। इसमें और भी बहुत कुछ बातें होती हैं, बट हम सब पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, ठीक है, ये पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। हाँ, ये चीज, एक चीज और लिख दो, इट इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट soluble in hot water। हॉट वाटर कारण क्या है? एनर्जी
ऑफ या टेम्परेचर कैन ब्रेक H बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इस वजह से वो क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। बोरिक एसिड को ठंडे पानी में डालोगे नहीं घुलता, क्लस्टर्स बन जाते हैं। जैसे आटे को एकदम पानी में फेंक दो तो वो कैसे हो जाता है ना, गांठे सी बन जाती है ना, वैसा हो जाता है। नहीं घुलता वो ठंडे पानी में, क्लस्टर्स बन जाएंगे। पानी के ऊपर एक व्हाइट 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 से आपको ऊपर पाउडर दिखाएगा। लेकिन आप पानी गर्म करो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको नहीं घुलने का कारण क्या है, क्योंकि ये पॉलीमर है। नहीं घुलने का कारण क्या है, ये पॉलीमर है। कोल्ड वाटर में क्यों नहीं घुलता, क्योंकि ये पॉलीमर है। इसका रीजन लिखोगे तो क्या लिखोगे, पॉलीमर है वो। लेकिन अगर पॉलीमर का रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। पॉलीमर क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड में एक दूसरे से ब्रेक कर दूं, यानी उन सारी यूनिट को अलग अलग कर दूं, तो मेरे लिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। यही कारण है कि ये गर्म पानी में क्या होगा बेटा, गर्म पानी में टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ सकता है। और अगर वो तोड़ेगा तो उसकी स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक नहीं रहेगी। और आपको खुद को पता है जो भी पॉलीमर्स होते हैं दुनिया में वो पानी के अंदर नहीं घुलते। पॉलीमर बहुत लार्ज स्केल पे चीज होती है। वाटर में सॉल्युबल होने के लिए उनको तोड़ना पड़ता है छोटे छोटे पार्ट में। पॉलीमर्स इसीलिए पानी में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, तो ठंडा पानी उस पॉलीमर को ब्रेक नहीं कर पाता, लेकिन गर्म पानी उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। वो एनर्जी, वो टेम्परेचर जो है वो उसको ब्रेक कर सकता है। वही कारण है कि वो पॉलीमर जो है टूट जाता है और फिर वो पानी में घुल जाता है। तो रीजन लिखा हुआ है टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर कैन ब्रेक H बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ H3BO3। तो गर्म पानी में आपने पानी जैसे ही गर्म किया वो बेचारा पॉलीमेरिक नहीं रहेगा, टूट जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। इस वजह से वो घुलता है। समझे बेटा, समझ आया, समझ आ रहा है? कोई एक बात आप ऐसी बता दो जो मैंने बोली हो कि रट लेना, समझ नहीं सकता, अपने दिल पे हाथ रख के फिर कर लेना, जिससे कंपेयर करना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक बात, चलिए। H बॉन्डिंग इन, ये बस देखते जाओ। मतलब ऐसा होता है ना कि हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं एच बॉन्डिंग के जो कॉमन है। जैसे अब HCN में भी कई बार आपको एग्जाम्पल दिखेगा, HCN है ना, HCN। HCN में भी कैसे होता है, देखो HCN में कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज, इसकी En जो होती है वो क्या होती है, 3.25 है ना। तो इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है वो H बॉन्डिंग कर सकता है ना, H बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये देखो, ये ऐसे होती है H, फिर C, फिर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड N, ये N के पास लोन पेयर, फिर ये H, फिर ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड N, फिर ये N के पास लोन पेयर, फिर ये H, ये C, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे। ठीक है, तो ये लोन पेयर है तो यहां से H बॉन्डिंग हो जाएगी, यहां से H बॉन्डिंग हो जाएगी, ये पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, है ना। ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है बेटा, इसलिए ऐसा काम हो रहा है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओ ठीक है भाई, ऐसे होता है। ठीक है, हम्म, इस तरह से एच बॉन्डिंग होती है, लीनियर एच बॉन्डिंग होती है, सिंपल। ठीक है, लीनियर एच बॉन्डिंग। ठीक है, सिंपल वाली, करेक्ट है। नोट करो फटाफट, अगला एग्जांपल देखते हैं। बस यही छोटे छोटे एग्जांपल करने हैं, बस खत्म है फिर। उसके बाद ज्यादा कुछ बच नहीं रहा, और एक दो चीज सिखा दूंगा मैं आपको भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही चल रहे हैं ये। अच्छा, एक करेक्ट और इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग थी हमारी ये, जिसमें हमने ये सारे एग्जाम्पल कंटिन्यू कर लिए। बेटा वो करेक्ट इनकरेक्ट वाला तो केवल मैंने शायद HF के लिए ही बताया था, वो HF के लिए ही था सिर्फ, वो वाली हेडिंग सिर्फ HF मॉलिक्यूल्स के लिए लिखी थी। बाकी के लिए आप नॉर्मल अलग अलग छोटी छोटी हेडिंग्स देख सकते हो। सही है भाई। CH3COOH is present in form of dimer due to present in form of dimer
in non-polar solvent like benzene. रीजन H बॉन्डिंग। डाइमर फॉर्मेशन का रीजन क्या है? रीजन फॉर डाइमर फॉर्मेशन H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग की वजह से वो क्या बना लेता है बेटा? डाइमर बना लेता है। कैसे बनाता है? ये रहा CH3 है ना, H3 ऐसे लिख दो, लो बढ़िया लगेगा। C डबल बॉन्ड OH, ये एक हो गया। दूसरा मॉलिक्यूल CH3OH डबल बॉन्ड O, यहां से H बॉन्डिंग होगी और यहां से H बॉन्डिंग होगी। तो बचाओ, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो डबल क्यों लिया जाता है? वो 60 नहीं लेके कितना लिया जाता है? 120 लिया जाता है। ठीक है भाई, आओ आगे चलें। नेक्स्ट, बाइकार्बोनेट आयन इन KHCO3 solid is present in dimer form while bicarbonate ion form polymer in NaHCO3 solid। देखो बेटा, सवाल देख लो पहले। सवाल क्या है कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, मतलब K प्लस और HCO3 माइनस है। सोडियम बाइकार्बोनेट है, मतलब Na प्लस और HCO3 माइनस है ना। इनके बीच में तो आयनिक बॉन्ड है, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है आपका? ये इस तरह से है, C डबल बॉन्ड OH और O, इस तरह से होगा। ये इस तरह से आयन होगा। ये इस पर्टिकुलर एनायन, ये एनायन आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे पोटेशियम के केस में जब पोटेशियम बाइकार्बोनेट है तो वो बाइकार्बोनेट सिर्फ जो है डाइमर बनाता है, लेकिन अगर HCO3 है, मतलब सोडियम अगर साथ में है, तो वही बाइकार्बोनेट सिर्फ और सिर्फ कैसे बना? वो पॉलीमर बना रहा है, ये पॉलीमराइज हो जाएगा। और जबकि इसके साथ वाला है तो ये डाइमराइज हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जबकि दोनों जगह पे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है। बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट सेम होता है बेटा, है ना। बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन को एक जैसा बोलते हैं, सेम नाम है। ये दोनों नाम एक ही के होते हैं। एच बॉन्डिंग रीजन है ड्यू टू एच बॉन्डिंग। हाँ ठीक है, पॉलीमर बनना भी एच बॉन्डिंग है, डाइमर बनना भी एच बॉन्डिंग। द सवाल इज कि क्वेश्चन इज कि KHCO3 में डाइमर क्यों बना रहा है और इसमें पॉलीमर क्यों बना रहा है? प्रॉब्लम वही है ना, प्रॉब्लम यही है। देखो प्रॉब्लम यही सीखते हैं। तो अगर बात करें हम KHCO3 में, KHCO3 सॉलिड की बात करें तो वो कुछ ऐसा होगा कि C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और यहां पे आ गया आपका O नेगेटिव, यहां पे CO नेगेटिव और यहां डबल बॉन्ड O और ये OH, ऐसा होगा। ठीक है, ये हो गया। और ये बनाएगा क्या? इस तरह से यहां पे एक चिपक जाएगा क्या? K प्लस माइनस के पास, और यहां के पास भी क्या बैठेगा? K प्लस। ये डाइमर बनाएगा KHCO3। डाइमर कैन फॉर्म डाइमर ओनली, रीजन है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ, अभी बिल्कुल विजुलाइज करा दूंगा रीजन, पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन की लार्ज साइज की वजह से ये ऐसा करता है। जबकि NaHCO3 सॉलिड जो है
इसके अंदर क्या होता है, ये पॉलीमर बनाता है। पॉलीमर का मतलब है दो से ज्यादा जुड़ेगा, है ना, ऐसा। और इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, इसको आप डाइमर की फॉर्म में भी बना सकते हो। मैंने ये दो को इस तरह से जोड़ दिया, सॉरी, इसको सही कर देना बेटा, मैंने गलत कर दिया उसको, इसको ठीक कर लेना। स्ट्रक्चर को डाइमर बनानी थी, मैंने पॉलीमर बना दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, उसको सही कर लेना, सॉरी सॉरी सॉरी। सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, सी ओ नेगेटिव, ओ एच, और सी सही कर लेना बेटा उसको, सी डबल बॉन्ड ओ। डाइमर बनाना था, मैं बोल डाइमर रहा हूं और बना पॉलीमर रहा हूं, है ना। दिमाग आज है नहीं वैसे देखा जाए ना, थोड़ी दिक्कत है। ऐसा बनाना है, ठीक कर लेना बेटा इसको, माफी चाहता हूं। यहां से ये डाइमर बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले डाइमर बनाया फिर भी भूल गया, ये यहां के प्लस बैठेगा और यहां के प्लस बैठेगा, जबकि ये बनाएगा पॉलीमर। वो जो स्ट्रक्चर उधर बनाई थी वो इधर बनानी है, पॉलीमर बनाना इधर था, उधर बना दिया और उसको डाइमर लिख रहा हूं, जाने क्या ही हो रहा है दिमाग को। अभी देख लो, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ नेगेटिव, फिर ओ नेगेटिव, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, फिर वापस सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, ओ, सॉरी इधर आएगा, ओ एच, ओ नेगेटिव। ये देखो इस तरह से बनेगा ये, यहां पे एक, यहां पे एक एच बॉन्डिंग, और ये चलता जाएगा, ठीक है, इस तरह से आगे चलता जाएगा ये उस तरफ। और जहां जहां पे ये माइनस आपको दिख रहा है, यहां यहां पे ये सोडियम दिखता जाएगा, ये सोडियम आयनिक बॉन्ड है, तो माइनस के पास ऐसे बैठा होगा, ये पॉलीमर बनाएगा। ठीक है भाई, वो तो डाइमर ही बना पाता है और ये पॉलीमर बना पाता है। ओके, हाँ जी। अब देखो फेल करवाते हैं आपको, फेल कैसे करवाते हैं सुनो। मैं कहूं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो आप बोलोगे सर आयनिक बॉन्ड ये होता है कि एक माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसा ही होता है बेटा आयनिक बॉन्ड। मेरा सवाल ये कि बीच वाले की साइज अगर बढ़ा दूं तो ये जो दोनों एनायन हैं ये दूर होंगे या पास, बात को समझना। इस तरह से कोई विजुलाइज नहीं करवाएगा, सब बोल देंगे कि डाइमर बनता है और पॉलीमर बनता है, और सब ये भी बता देंगे कि इट कैन ओनली फॉर्म डाइमर ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ पोटेशियम आयन। बेटा पोटेशियम आयन की साइज बड़ी होने की वजह से ये सिर्फ डाइमर बना पाता है। बच्चों को ये चीज नहीं दिखती है, क्लियर नहीं होता कि यार पोटेशियम आयन के साइज बड़े होने की वजह से, पोटेशियम आयन की साइज बड़ी होने की वजह से डाइमर बना रहा है। ये तो कोई समझ ही नहीं आ रही बात, दोनों जुड़ी हुई बात नहीं है। एक्चुअली ये बहुत इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है, अभी आप समझो। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हर चीज फील करवा सकता हूं। आ जाओ, मेरा आपसे सीधा सीधा ये पूछना है, क्या आप इस चीज को फील कर सकते हो कि अगर बीच में बड़ी बॉल रख दूं, अगर बीच में बड़ी बॉल रख दूं तो ये दोनों माइनस पास रहेंगे या दूर? क्योंकि आपने कहा सॉलिड, सॉलिड में ये आयनिक है, मतलब आयनिक का मतलब है ये भी आपका HCO3 माइनस है बेटा, और ये भी आपका HCO3 माइनस है, ठीक है। तो कुल मिला के आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो कि ये मैंने बना दिया प्लस और मैंने यहां बना दिया क्या HCO3 माइनस, और मैंने यहां बना दिया फिर से क्या प्लस, फिर मैंने वापस बना दिया HCO3 माइनस। ये लो, ये इस तरह से जमा हुआ है। अब आप देखो कि अगर ये प्लस, अगर ये प्लस जो है वो पोटेशियम है, तो बताओ HCO3 माइनस और HCO3 माइनस के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर ये बीच में पोटेशियम है, और आपको पता है कि सोडियम से बड़ा कौन होता है बेटा, पोटेशियम होता है। सोडियम से बड़ा कौन होता है बेटा, पोटेशियम होता है। अगर बीच में पोटेशियम है तो बाइकार्बोनेट के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, और जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो जुड़ने की टेंडेंसी कम हो जाती है। अरे भाई, जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो एक दूसरे से जुड़ने की टेंडेंसी भी तो घट जाएगी। डाइमर और पॉलीमर किसके जुड़ने की टेंडेंसी कम मानते हो, क्या मानते हो? डाइमर में टेंडेंसी ज्यादा है जुड़ने की, या पॉलीमर में ज्यादा होती है टेंडेंसी जुड़ने की? यस, जुड़ने की ज्यादा टेंडेंसी पॉलीमर में। लेकिन यह भी तो जरूरी है कि जुड़ना किनको है। हमने कहा सर जुड़ना तो एच बॉन्डिंग से बाइकार्बोनेट आयंस को है। अरे तो जब बाइकार्बोनेट आयंस को जुड़ना है तो जो आयनिक लैटिस बनेगा, एक लैटिस बनेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगातार इस तरह से लैटिस के अंदर होंगे, तो यह जरूरी भी तो है कि लैटिस के अंदर वो माइनस माइनस के बीच में गैप कम होना चाहिए।
अगर लैटिस के अंदर, आयनिक लैटिस के अंदर माइनस माइनस के बीच में गैप कम होगा तो वो एक दूसरे के पास होंगे, और एक दूसरे के पास होने की वजह से वो जुड़ने की टेंडेंसी ज्यादा रखेंगे। अब मैंने कहा कि बीच वाले की साइज को अगर कम कर दूं, यानी कि अगर यहां पे पोटेशियम है, अगर यहां पॉजिटिव है, और यहां पे अगर कैटायन जो है वो आपका सोडियम है, तो बताओ डिस्टेंस बिटवीन बाइकार्बोनेट, है ना, डिस्टेंस बिटवीन, ये हटा दूं, डिस्टेंस बिटवीन HCO3 माइनस इज मोर, और यहां पे आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन HCO3 आयंस इज लेस। अब लेस, डिस्टेंस कम है, अगर डिस्टेंस कम है तो जुड़ने की टेंडेंसी ज्यादा, पॉलीमराइज टेंडेंसी, टेंडेंसी टू पॉलीमर, पॉलीमर बना देगा। और ये क्या बना देगा आपका, सिर्फ ओनली फॉर्म डाइमर। मेरी बात समझ में आई? डाइमर में सिर्फ दो जुड़ते हैं, पॉलीमर में लगातार जुड़ते हैं। तो जुड़ने की नीयत कहां ज्यादा है, पॉलीमर में। क्यों? क्योंकि पॉलीमर किसका है, सोडियम का। सोडियम जब बीच में बैठेगा तो साइज घटेगी, साइज घटेगी तो ये दोनों पास पास आएंगे, एज कंपेयर टू पोटेशियम। जब दोनों पास पास आएंगे तो जुड़ने की नीयत क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। बात समझ आई? बात समझ आई? तो लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं दिखेगा, इस तरह से रीजन कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, वो मैंने आपको बता दिया। हमेशा यही लिखा होगा कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है उसके अंदर तो वो सॉलिड के अंदर डाइमर होता है, लेकिन इसमें वो पॉलीमर होता है। रीजन होगा ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ पोटेशियम आयन, जो कि आपको लगेगा ही नहीं। कभी असर्शन रीजन में आ गया तो आप बोलोगे कि दोनों बातें, आपको लगेगा कि रीजन इज रॉन्ग। इसका क्या मतलब हुआ, पोटेशियम की साइज बड़ी होने का वजह। तो याद रखना बेटा, मैंने सिखा दिया है, पोटेशियम की साइज बड़ी होने की वजह से ये दोनों दूर हो जाते हैं। ये जितने दूर होंगे इनके जुड़ने की टेंडेंसी घट जाएगी, इसलिए वो सिर्फ डाइमर बना पाता है। लेकिन अगर बीच में सोडियम बैठेगा तो इनके जुड़ने की नीयत ज्यादा हो जाएगी। जुड़ने की नीयत ज्यादा होने की वजह से ये पॉलीमर बना लेते हैं, पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक रीजन, स्मॉल साइज ऑफ Na+ आयन। कैटायन छोटा है इसलिए एनायन के बीच का गैप कम हो गया। समझ में आया? ठीक है बेटा, ओके। आप में से बहुत सारे बच्चों ने यह सवाल पहले भी देखा होगा, आज महसूस किया होगा। ओके, इतना काफी है। ठीक है बेटा, चलें आगे। डाइपोल बेस्ड फोर्सेस की, कि डाइपोल बेस्ड फोर्सेस कैसे क्या होता है। एच बॉन्डिंग हमने ऑलमोस्ट जितनी हमारे सिलेबस में है उससे ज्यादा ही कर ली है, टेंशन मत लेना, है ना। इसके अलावा कुछ सवाल वगैरह दिखते हैं एच बॉन्डिंग के, तो वो नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि एच बॉन्डिंग की एप्लीकेशन ज्यादा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है, तो वो अपने आप सिखा देते हैं। तो एच बॉन्डिंग क्या होती है ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल अपने आप प्रैक्टिस से आ जाएंगे आपको अलग अलग जगह पे। जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बोला जाता है कि एच बॉन्डिंग है, तो पहले समझ नहीं आता था एच बॉन्डिंग है क्या। अब एच बॉन्डिंग का मतलब पता है, फील पता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में जाके एच बॉन्डिंग होती है। हमारे लिए प्रैक्टिकली वैसे भी पॉसिबल नहीं है सारे मॉलिक्यूल्स को पढ़ना एच बॉन्डिंग के लिए। तो अभी फिलहाल हम अपने नए वाले टॉपिक पे आते हैं, डाइपोल बेस्ड फोर्सेस देख लेते हैं। आयन, ऐसे फोर्सेस जिसमें आयन इन्वॉल्व होते हैं और दूसरे में आयन नॉट इन्वॉल्व, इनको हम वंडरवॉल फोर्स कहते हैं। एक्चुअल में ये वंडरवॉल फोर्स होते हैं, लेकिन क्या ये वंडरवॉल फोर्स होते हैं? नहीं होते। जहां आयन का इन्वॉल्वमेंट आ गया वहां पर वंडरवॉल फोर्स नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात, ये जितने भी फोर्स हैं ये सब के सब, ये जो फोर्स होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं मॉलिक्यूलर वेट के। ये सारे के सारे किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? मॉलिक्यूलर वेट के। आयन डाइपोल, नाम से पता चल रहा है, बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल।
आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड का मतलब होता है बेटा कि है नहीं पर वैसा बन गया। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब वाकई में वो पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जब तक आयन है तब तक आयन को देख के उसमें पोलरिटी डेवलप हो रही है। तो ये किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा बिटवीन आयंस एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जैसे इसका एग्जांपल, ऊपर वाले का एग्जांपल क्या हो सकता है, आयन जैसे लिथियम प्लस है ना, और पानी हो गया, पानी पोलर होता है, उसके बीच का एसोसिएशन हो गया। यहां पे आयंस यानी मान लो यहां सोडियम प्लस है, और अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल यानी मान लो Br2 हो गया, ये Br2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इस तरह से आ जाते हैं आगे आयन नॉट इन्वॉल्व वाले केस में, जिसमें सबसे पहला है डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल नाम से पता चल रहा है बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, दोनों ही। जैसे आपके पास हो गया HCl HCl हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल यानी एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, तो क्या लिखोगे, बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर, बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर। बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे आपके नॉन पोलर क्या हो जाता है, जैसे मैंने यहां पे ले लिया आपको Br2 ले लिया, और Br2 और H2O ले लिया, एक पोलर है एक नॉन पोलर है। जैसे नियोन ले लिया और H2O ले लिया। इनर्ट गैस की पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी इस DID फोर्स से समझाई जाती है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, DID। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, सबसे गरीब फोर्स जहां कुछ नहीं है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल यानी कि कोई भी पोलर नहीं है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल का मतलब है एक वक्त के लिए कोई पोलर बना, इलेक्ट्रॉन्स के टेम्परेरी इम्बैलेंस की वजह से कोई किसी में मान लो एक वक्त के लिए, एक क्षण के लिए पोलरिटी डेवलप हुई, और जब ऐसा हुआ तो उसका पास वाला भी पोलर हो गया उसको देख के। लेकिन ये टेम्परेरी है, मतलब ये चलता रहता है, जनरली ये गैसेस वगैरह में होता है। तो देखो यहां पे क्या होगा, इसका एक और लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी नाम होता है, LDF भी नाम होता है, और यहां लिख रहा हूं बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना। जैसे H2 में हो गया, नियोन में हो गया, और CCl4 नॉन पोलर होता है, CCl4 में हो गया, और CH4 में हो गया। जितने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जिनका डाइपोल मोमेंट 0 है, हम जानते हैं ना नॉन पोलर कौन होते हैं बेटा, जिनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है वो सब नॉन पोलर होते हैं, और जब नॉन पोलर है तो उस केस में हम इसको क्या मान लेंगे, नियोन CCl4 CH4 ये सब कैटेगरी कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब बात आती है स्ट्रेंथ के ऑर्डर की। तो सबसे पहले तो एक नंबर ही आएगा, यानी कि आयन डाइपोल आएगा। फिर मैं ये कहता हूं कि इंड्यूस्ड होता है ना, वो नकली होता है बेटा, देख के बना हुआ होता है। इंड्यूस्ड से पहले आप बिना इंड्यूस्ड वाला ले लो, तो यहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग 1, उसके बाद A। अब हमारे पास इधर भी इंड्यूस्ड है और इधर भी इंड्यूस्ड है, लेकिन ये प्योर आयन से इंड्यूस्ड है, और डाइपोल का मतलब पोलर यानी पार्शियल चार्ज होंगे, ये पार्शियल चार्ज से इंड्यूस्ड है। तो जो कंप्लीट चार्ज से इंड्यूस्ड है वो पहले आएगा, और उसके बाद आएगा B, और सबसे लास्ट में ये गरीब आ जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग, ये वैसे तो सारे के सारे वीक है बेटा, लेकिन इनमें भी सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, आयन डाइपोल सबसे स्ट्रॉन्ग है। इनमें भी सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, आयन डाइपोल सबसे स्ट्रॉन्ग है। वॉन्डरवॉल फोर्स होते हैं ये पार्टिकल, ये जो वॉन्डरवॉल फोर्स होते हैं, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा मॉलिक्यूलर वेट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट के। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वीक वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो WVF जो है वो बढ़ेगा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पे। तो जरा बताओ कि अगर आपके सामने ऐसा लिख दिया जाए, कि आपके सामने लिख दिया जाए कि F2 है ना, फिर यहां पे Cl2, फिर यहां पे Br2, ठीक है, ऐसा लिख दिया जाए F2Cl2Br2, ठीक है। और अच्छा चलो छोड़ो, एक चीज और बताता हूं, और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है और बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट
जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, ठीक है। और ये मॉलिक्यूलर वेट होता है वैन डर वाल्स फोर्स के, यानी कि जितना हम ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो वीक वैन डर वाल्स फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने ऐसा लिख दूं, ठीक है, मैंने लिख दिया CH4, फिर SiH4, फिर मैंने लिख दिया यहां पे GeH4, और फिर मैंने लिख दिया SnH4, फिर मैंने यहां पे लिख दिया आपके सामने F2, फिर Cl2, फिर Br2, है ना, फिर I2, ऐसा लिख दिया। और क्या लिख सकते हैं इसमें, हाँ, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, इस तरह से लिख दिया। अगर मैं पूछूं कि इनके अंदर चाहे आप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देख लो, ये ही आएगा, ये लो, इन सब के अंदर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ऐसा आएगा। और भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना, उनमें भी ऐसा आता है। जहां कहीं पे भी ऊंचा नीचा होता है वो कोई रीजन हो सकता है H बॉन्डिंग का, जहां पे कहीं पे हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल चीजें हैं उनमें ऐसा चलेगा। और वो भी इनमें भी कौन सा फोर्स लग रहा है, LDF लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, LDF, इस वजह से ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है भाई। इनके पूछ लेते हैं टाइप, इंटरेक्शन का टाइप, फिर है रिलेशन विद फोर्स, यहां पे लिख देते हैं फोर्स के साथ फोर्स कैसा होगा, और यहां आएगा एनर्जी, ठीक है। मुझे बताओ F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है बेटा, यानी कि F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर लिख दिया मैंने, और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये आप किसके लिए देखते हो, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए देखते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए आप फोर्स के लिए R की पावर 2 करते हो और एनर्जी के लिए R की पावर 1 करते हो बेटा, यही करते हो। ये लेकिन कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। मुझे बताओ अपन जितने फोर्स अभी अपन ने पढ़े हैं वो सब आयनिक बॉन्ड है क्या? क्या वो आयनिक बॉन्ड है या उससे वीक है? क्या वो आयनिक बॉन्ड है या सर आप भी एक केमिस्ट्री की बुक लिखो ना। अरे क्या करना है, मजा तो कम ही निकालने में, बहुत सारों ने लिख दिया, अपन बता देते हो गलत है, इसमें मजा ही अलग है। यस, आयनिक बॉन्ड है, इसीलिए आपने यहां पे R की पावर 2 लिखा हुआ है। देखो इन टर्म्स ऑफ फोर्स R की पावर 2 है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वो एक पावर कम हो जाती है, ये सब आपने सीखा हुआ है। लेकिन यहां तो कोई भी आयनिक बॉन्ड नहीं है, यहां तो कोई भी आयनिक बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब है R की पावर 2 तो आ ही नहीं सकती फोर्स में, तो ये उससे वीक से शुरू होता है। यानी कि ये शुरू होता है आपका 1 इज इक्वल्स टू 3 से, फिर ये शुरू होता है आपका 4, फिर ये शुरू होता है 5, फिर ये शुरू होता है 7, और फिर ये शुरू होता है वापस से 7 फोर्स। और ये कौन सा है वो सुन लो। पहला नंबर, ये जो टाइप है ये है आयन डाइपोल ID, ये है आपका, उसके बाद स्ट्रेंथ किसकी आती है, डाइपोल डाइपोल यानी DD, और ये आपका क्या है, आयन इंड्यूस डाइपोल यानी IID, ठीक है। फिर ये है आपका डाइपोल इंड्यूस डाइपोल यानी DID, और ये आपका है IDID इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल IDID, ठीक है। हमने जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा है पीछे, उसी ऑर्डर में हमने ये लिखा हुआ है, ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही तो है आपका, ID DD IID DID IDID, ठीक है भाई। फिर आई बात एनर्जी की, तो आप सबको पता है कि एनर्जी में आप इसको याद कर लो, और इसको याद करने का तरीका क्या है, 3 4 5 7 7, है ना, एक साथ 3 4 5 7 7, 6 नहीं होता, 3 4 5 7 7। और अब आपको यहां से एक चीज सीखने को मिल गई कि जो एनर्जी जो R की पावर फोर्स की टर्म में होती है, एनर्जी की टर्म में R की पावर 1 क्या हो जाती है, कम। बस फिर मजे लो
और देखो एनर्जी की टर्म्स में ये क्या हो जाएगा बेटा, आर की पावर 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, आर की पावर 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, आर की पावर 4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, आर की पावर 6 हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा आपका, आर की पावर 6 हो जाएगा। ये लो, एनर्जी की टर्म्स में हमको पता है एक पावर घटा देते हैं, हम यहां से सीखे हुए हैं हम ये चीज। तो क्या एनर्जी को अलग याद रखोगे, नहीं, उसको याद रख लेना। फोर्स के लिए ज्यादा पूछा जाता है। फोर्स के लिए क्या याद रखोगे, 3 4 5 7 7। क्या लिखोगे बेटा, 3 4 5 7 7, 3 4 5 7 7, 3 4 5 7 7, ऐसे 3 4 5 7 7। फिर इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक एक पावर ये याद है, तो जिसके लिए ये याद है उसके लिए जो भी एनर्जी पूछेगा एक पावर कम कर देना। एक कह रहा है मैं तो ऐसे याद करूंगा 2 3 4 6 6, तो तू भावनाओं को नहीं समझा, ठीक है, तू भावनाओं को नहीं समझा। इसका मतलब यह है, ये 7 7 को तू 7 7 मत कर, 7 7 कर। एक साथ चलते हैं ना, 7 7, ऐसे याद कर। तो 3 4 और 5 एक साथ ही तो आते हैं नंबर में, तो 3 4 5 7 7, है ना। तू भावनाओं को नहीं समझा रहे, तू बालक है अभी। मैं मेरे को ये भी लिखने में, मैं इसको भी लिख दूं ले, 2 2 3 4 6 6, ये भी कर ले, लेकिन मजा उसमें है 7 7। अब 7 7 में जो मजा, 3 4 5 7 7, समझ रहा है ना। अब तू जैसे समझ रहा है ना वैसे तेरे को जिंदगी भर याद रहेगा, मुझे पता है तू कैसे समझ रहा है। तो आर की पावर 2 तो इनमें किसी में भी नहीं होगा फोर्स के लिए, और ना ही एनर्जी के लिए आर की पावर 1 होगा, क्योंकि ये सारे बॉन्ड इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो आयनिक बॉन्ड के बराबर स्ट्रांग हो जाए। इसीलिए रिलेशन जो है वो आयनिक बॉन्ड वाला तो आ ही नहीं सकता, उससे ज्यादा ही आएगा। तो आर की पावर बढ़ाओगे तभी तो वीक होगा, इसीलिए आर की पावर ज्यादा रहती है इनमें, यानी कि वो फोर्स जो है वो वीक रहता है। फाइंड द टाइप ऑफ इंटरेक्शन, टाइप ऑफ इंटरेक्शन between following species। पहला यहां पे लिखा हुआ है, अगर Na प्लस और H2O, Na प्लस और H2O के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा। दूसरा लिखा हुआ है, लेट सपोज यहाँ Br2 और Li प्लस लिखा हुआ है। तीसरा यहाँ लिखा हुआ है HCl, HCl लिख दिया मान लीजिए, है ना। चौथा यहाँ पे लिख दिया हीलियम हीलियम। पांचवा H2H2, SiH4, SiH4, सेवन HCl नहीं, Xenon H2O, Na प्लस Cl माइनस। जरा बताओ कौन कौन सा क्या होगा। यहां पे देखो आयन है, ये पोलर है, मतलब आयन डाइपोल, तो ये क्या हो जाएगा, आयन डाइपोल, आईडी सबसे पहला वाला। यहां पे देखो नॉन पोलर है और आयन है, यानी आयन पहले इंड्यूस करेगा, आयन इंड्यूस डाइपोल, आईआईडी, आयन इंड्यूस डाइपोल, आईआईडी दूसरा नंबर वाला। आयन है बट वो नॉन पोलर है, तो आयन से इंड्यूस्ड हो जाएगा वो वाला। HCl HCl, डाइपोल डाइपोल, पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स। हीलियम हीलियम, LDF, जिसको हम IDID भी बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। यहां पर भी सेम है LDF, यहां पर भी सेम है LDF। यहां नॉन पोलर एंड पोलर, इनर्ट गैस नॉन पोलर होती है, नॉन पोलर एंड पोलर, यानी कि डाइपोल ये पोलर है, इंड्यूस डाइपोल DID, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आयन आयन मत लिख देना, आयनिक बॉन्ड है ये, तो मजाक करने के लिए दे दिया मैंने आपको, आयनिक बॉन्ड। ये क्या है आपका, आयनिक बॉन्ड। क्लियर है, क्लियर है बेटा, अरे कर लोगे ना बेटा, ठीक है। तो ये था आपका डाइपोल बेस्ड फोर्स। कुछ एक दो सवाल दिए हुए कर लेते हैं, बाकी हाँ रही बात क्वेश्चंस की,
तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अभी जैसे ये वीडियो हुआ है एग्जैक्ट 1 आवर का, है ना, 1 आवर 5 to 10 मिनट्स हो जाएंगे, और इसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो डलेगा, अलग से डाल दूंगा, जिसको करनी है वही करें। और आपके लिए कोई अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं डाल रहा हूं यहाँ पे, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने पहले किसी बैच में करवाई होगी वो डाल रहा हूं, क्योंकि वो ऑप्शनल है, जिसको देखनी है वो देख सकता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जिसको देखनी है वो देख सकता है। मैं अभी आपके लिए उसको फिर से रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। अगर मैं आपको सवाल करवा रहा हूं तो वही सवाल करवाऊंगा जो पहले करवाए हैं, तो एटलीस्ट आपको इतना फेवर तो करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो पुराना वीडियो भी डल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि फिर से वही सवाल वही मैं फिर से समझाऊंगा, है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो मैं डालूंगा, बट वो पुराना होगा, मैं पहले ही कह रहा हूं, और आपका इतना फेवर मुझे चाहिए, आपकी जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो क्रिस्टल लैटिस ऑफ आइस, आइस का क्रिस्टल लैटिस अभी पढ़ा, कितने कितने तरह के, कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होते हैं अंदर और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं। आंसर हो गया 4, बस खत्म बात, आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच, इंट्रा, इंट्रा का मतलब वोलेटाइल नेचर को बढ़ाता है, इंट्रा का मतलब लेस एसोसिएशन, ये कह रहा है वोलेटाइल नेचर को कम करता है, नहीं नहीं वो तो बढ़ाता है। मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है, विस्कोसिटी को कम करता है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में लेस एसोसिएशन। अब लेस एसोसिएशन को सोचो और ये सारे पॉइंट देखो, आपको लगेगा कुछ भी इसमें सही नहीं है। वहीं पे अगर मैं यहां पर इंटर मॉलिक्यूलर लिख दूं तो यहां ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। किसका लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, H2O से नीचे आता है H2S, है ना, क्योंकि वो 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ऐसा ही था, और ये 4, है ना। ऑर्डर नहीं पता है आपको तो इस तरह से आप कर सकते हो, ऐसा आप हर फैमिली के लिए कर सकते हो, हर फैमिली मतलब जो 6 फैमिली मैंने आपको बताई है। चलिए बेटा, तो ये आपका लेक्चर आज का खत्म है। आज हमने एच बॉन्डिंग भी कर ली, डाइपोल बेस्ड फोर्सेस भी कर लिया। एक तरह से मैं कहूं कि आपका चैप्टर क्या खत्म हो चुका है, तो मैं कहूंगा यस। क्या बच रहा है, एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ना बच रहा है, पढ़ेंगे। क्या बच रहा है, छोटे छोटे टॉपिक्स बच रहे हैं, बेंट्स रूल, ड्रेगोज रूल, जिनका मतलब एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते, बट एकाध सवाल को एक्सप्लेन करने के लिए, एकाध क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए उन चीजों को सीखना पड़ता है। वो छोटी छोटी बातें बच रही है, सिखा दूंगा, ठीक है। मतलब एक तरह से ऑफिशियली देखा जाए तो हो गया है, वो चीजें थोड़ा सा छोटी मोटी चीजें बच रही हैं, वो कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बच रहा है। ठीक है भाई, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।